Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome, dear friends. This is your course instructor Asif Javed. I welcome one and all back to EACT classes, that is Educate All Charitable Trust. So far, we have been able to complete the course of modern algebra, which forms an important component of CSIR net or JK set. We have been able to touch almost every part of modern algebra, starting from number theory to the field theory. Now I am going to start another course that is also a very important component of either CSIR net or JK set, that is complex analysis. So today I will give you brief introduction of the field of complex numbers and the various tits and bits and the various terminology that is associated with this important component in mathematics. So let me start. देखो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो होता है दिस कंसिस्ट ऑफ इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं इसमें a प्लस आयोटा बी टाइप के, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स. अब ये एडिशन इसमें कैसे डिफाइन होती है? कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को रियल में आप ऐड करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में. मल्टीप्लिकेशन सिंपली आप इसको a को c से कीजिए, फिर a को आयोटा d से, फिर आयोटा b को c से, आयोटा b को आयोटा d से, तो आपको रियल कंपोनेंट ac माइनस बी डी मिलेगा और इमेजिनरी कंपोनेंट ए डी प्लस बी सी मिलेगा. उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें हमें 0 प्लस आई 0 मिलेगी. एडिटिव इनवर्स हर एक a प्लस आई बी का हमें माइनस a प्लस आई बी मिलेगा. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसमें 1 प्लस आई 0 होगी. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a माइनस आई बी अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा. तो इसलिए जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब की सब प्रॉपर्टीज हमें इसमें देखने को मिल रही हैं. सो व्हाट वी कैन से इज दैट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें दिखी इसमें. सबसे पहले तो हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं. इसमें ये अंडर एडिशन जो है दिस इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, this is closed under multiplication, plus it has certain properties as is seen here. ठीक है, तो ये चीजें हम जहन में रखेंगे. अच्छा बच्चे, अब थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं. जब हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं ना, z इक्वल टू a प्लस आई बी, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक इसका a कंपोनेंट होता है, एक b कंपोनेंट होता है. इस a कंपोनेंट को हम रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं. इसको इस तरह से हम रियल पार्ट ऑफ z को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है. और दूसरा होता है इसका पार्ट b जो आयोटा के साथ होता है, इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है. तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कब इक्वल होता है? कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होते हैं? जब रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल. कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. बेसिकली जैसे आप 2 डायमेंशन में x और y को रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसी x और y का जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में देखते हैं देन इट लुक्स लाइक x प्लस आई वाई. जैसे अगर आप 2 डायमेंशंस में 1 और 1,2 आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली 1 प्लस आई 2. जैसे 2 डायमेंशन में कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लीजिए ये एलिमेंट क्या है x, y, तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन में क्या हो जाएगा x प्लस आई वाई. अब इसको x एक्सिस को हम रियल एक्सिस कहते हैं और y एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं. और ये जो प्लेन है इसका नाम दिया जाता है एर्गेंट प्लेन. वहां पे हम कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं जहां पे हमारे पास दोनों रियल एक्सिस होती है, बट जब एक रियल एक्सिस हो एक इमेजिनरी एक्सिस हो तो ये जो प्लेन है इसका नाम एर्गेंट प्लेन दिया जाता है. एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. देखो बच्चे, कॉम्प्लेक्स का नंबर का कंजुगेट क्या होता है? हम ना i को माइनस आई से रिप्लेस करते हैं, दैट्स इट.
क्लियर है? अब गौर से देखिए, ये आपका है x प्लस आई वाई, दिस इज x प्लस आई वाई। तो x माइनस आई वाई कहाँ पे होगा? x माइनस आई वाई कहाँ पे होगा? बेसिकली अगर ये x कामा वाई है तो x कामा माइनस वाई कहाँ पे होगा? बिल्कुल बच्चे नीचे होगा, है ना, यहाँ पे होगा x कामा माइनस वाई। इसी तरह से माइनस जेड कहाँ पे होगा? माइनस जेड होगा बच्चे यहाँ पे, माइनस जेड यहाँ पे होगा, बिल्कुल इसके अपोजिट, माइनस एक्स माइनस आई वाई। और माइनस जेड बार कहाँ पे होगा? माइनस जेड बार बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको कंप्लीट करता हूँ। ये इस तरह से है, ये है बेसिकली जेड माइनस जेड, ये है बच्चे आपका माइनस एक्स माइनस आई वाई, और ये है आपका जेड बार, दिस इज एक्स माइनस आई वाई। अब गौर से देखिए जरा इन सबको, ये है आपका z x प्लस आई वाई, ये है माइनस जेड बार, दिस इज माइनस जेड बार, दिस इज माइनस एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। ये है आपका माइनस जेड और ये है जेड बार। तो ये जितने भी हैं z माइनस जेड बार माइनस जेड और जेड बार, माइनस जेड बार माइनस जेड जेड बार और जेड, दे आर वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। यही पे लिखा है यहाँ पे, दे आर vertices of a rectangle. So z bar minus z and minus z bar, they are vertices of this rectangle, ठीक है। और अब गौर से देखिए, z के बिल्कुल अपोजिट आपका z बार आ जाता है, बिल्कुल अगर एक वर्टिकल लाइन आप ड्रा करेंगे, और z के बिल्कुल इस तरह से विद दिस लाइन, ये जो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होता है, इसके अलोंग जो बिल्कुल अपोजिट पॉइंट्स होते हैं वो माइनस वाले पॉइंट्स होते हैं। अगर ये z है, ये माइनस जेड हो जाएगा, जैसे ये z बार है तो ये माइनस जेड बार हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सिमेट्री देखनी आनी चाहिए। अच्छा, जो मॉड ऑफ z प्लस जेड बार होता है, दिस इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ z बार माइनस जेड। यही अब जो z आयोटा z, अगर मैं z के बाद ये आयोटा z ले लूँ बच्चे, आयोटा z का मतलब होता है कि आपने 90 डिग्री रोटेशन किया। आगे चल के हम देखेंगे 90 डिग्री रोटेशन आयोटा z, फिर ये अगर आप 90 डिग्री रोटेशन अब नेगेटिव साइड में लेंगे तो माइनस आयोटा z आएगा, और z के बिल्कुल आप अपोजिट लेंगे तो माइनस z आएगा। तो z आयोटा z माइनस z और आयोटा z, दे आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, क्योंकि इसमें ये इक्वल आपके हो जाएंगे सभी, ठीक है। दे आर वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। प्रॉपर्टीज क्या होती है कंजुगेट के ऊपर? प्रॉपर्टीज z1 प्लस z2 का बार जो है दैट इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। और जो चीज दो के लिए ट्रू होती है वो इन फाइनाइटली मैनी के लिए भी ट्रू होती है। बेसिकली z1 प्लस z2 का बार, दिस इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। अगर मैं n ले लूं, z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस एंड सो ऑन प्लस zn का होल बार, दिस विल बी इक्वल टू z1 बार, सॉरी z1 बार प्लस z2 बार प्लस एंड सो ऑन प्लस zn बार। That means summation I goes from 1 to n zi, this is same as summation zi का बार I goes from 1 to n, यही लिखा है यहाँ पे। So this is it। इसके अलावा ये चीज मल्टीप्लिकेशन में भी ट्रू होती है, z1 z बार, जो आपका z1 z बार है दिस इज सेम एज z1 बार इंटू z2 बार। तो ये नोटेशन होती है प्रोडक्ट के लिए, ये नोटेशन होती है समेशन के लिए, और ये होती है प्रोडक्ट के लिए। पाई है ये सिग्मा। अब z जो है वो r z z इंटू जेड बार जो है ना, ये एक रियल नंबर होता है। क्यों होता है रियल नंबर? गौर से देखिएगा, ये है आपका a प्लस आई बी और z बार है आपका a माइनस आई बी। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। जब इनका आप प्रोडक्ट करेंगे ये किसके इक्वल आता है?
दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए और बी रियल नंबर है तो ए स्क्वायर भी रियल नंबर होगा, बी स्क्वायर भी रियल नंबर होगा, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रियल नंबर होता है। कहने का मतलब ये है कि z इंटू जेड बार दिस इज ए रियल नंबर एज यू कैन सी हियर आल्सो, एंड दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसी तरह से जो रियल पार्ट होता है, दिस इज z प्लस जेड बार बाई टू, एंड इमेजिनरी पार्ट इज z माइनस जेड बार बाई टू। सिंपल है, मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये a प्लस आई बी है बच्चे, और z बार क्या है, a माइनस आई बी। अब आप इन दोनों का सम लीजिए और उसको डिवाइड कीजिए 2 से, तो क्या मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2a/2 आएगा। सो दैट इज व्हाट a, और a क्या है आपका, रियल पार्ट ऑफ z। सिमिलरली जब आप z माइनस जेड बार बाई टू आयोटा करेंगे तो आपको b मिलेगा विच इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसी तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का कंजुगेट जो है वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होता है। और अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर एक z जो है वो प्योरली रियल हो, मतलब रियल नंबर हो, तो उसका z बार और z दोनों सेम होते हैं। अब अगर हम पॉलिनोमियल ले लें, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल सच दैट उसका हर कोफिशिएंट जो है रियल नंबर है, तो पी जेड इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली पी जेड बार इज इक्वल टू 0। मतलब अगर z इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है तो z बार भी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इफ z इज रूट ऑफ पी जेड देन z बार इज आल्सो रूट ऑफ पी जेड, ठीक है। इसी तरह से अगर पी जेड आपके पास एक पॉलिनोमियल है सच दैट ऑल ए आईज आर रियल, then there is at least one solution of pz whose conjugate is not a solution। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है तो कम से कम एक इसका आपको ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा pz का जो कि whose conjugate is not a solution। तो कैसे आप ये प्रूव करेंगे, देखो कोई भी n ऑर्डर का जो पॉलिनोमियल है, अगर उसके रियल कोफिशिएंट्स हैं तो उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कंजुगेट पेयर्स में होते हैं, ठीक है। तो z1 z बार, z2 z बार, ऐसे ही z के z बार। इसको जब आप सॉल्व करेंगे दिस विल लुक लाइक z स्क्वायर माइनस z बार माइनस, तो इसको जब आप लिखेंगे सो यू विल अराइव एट ए कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। अब इनमें से बोला है इन्होंने कि कौन सा ट्रू है। रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2। रियल पार्ट ऑफ, देखो बच्चे ये ट्रू है, पहला और तीसरा ट्रू नहीं है, बल्कि दूसरा और चौथा जो है वो ट्रू हो जाएगा। आप देख सकते हैं z1 z2 इसके इक्वल हो गया। अब रियल पार्ट ऑफ z1 z2 किसके इक्वल है, दिस इज रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ, देखो यहाँ पे देख सकते हो आप AC माइनस BD, सो दिस इज नॉट इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू, इधर से इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2, दिस इज इक्वल टू AD प्लस BC अगेन, तो ये नहीं है, तो वो वाले हो जाएंगे कौन से, प्लस वाले, आप देख सकते हो। और z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अभी हमने देखा अगर z रियल होगा तो z बार z के इक्वल होता है, z अगर प्योरली इमेजिनरी होगा तो z बार माइनस z के इक्वल। z इज रियल और प्योरली इमेजिनरी देखना पड़ेगा। देखो अगर z इज प्योरली इमेजिनरी देन इट्स रियल पार्ट इज 0, देन इट्स रियल पार्ट इज 0। सो देयरफॉर इसका जब हम बार लेंगे दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई, सो ये हो जाएगा आपका रियल पार्ट आपका 0 हो गया, रियल पार्ट ये है, ये 0 हो गया, तो इमेजिनरी पार्ट इफ एंड ओनली इफ ये जब 0 हो गया इसका मतलब ये 0 हो गया, एक्स वाई इक्वल टू 0 दैट इज एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0। तो देयरफॉर आंसर कौन कौन से हो जाएंगे, 2 और 3, ठीक है। अब अलजेब्राइक नंबर क्या होता है, एक नंबर को हम अलजेब्राइक नंबर तब कहते हैं अगर वो नॉन जीरो पॉलिनोमियल ओवर क्यूएक्स का सॉल्यूशन हो, यानी हमें एक पॉलिनोमियल मिल जाए जिसके कोफिशिएंट क्या हो, रैशनल नंबर्स, और वो उसका सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो z क्या आ जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब कौन से ऐसे, फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, जस्ट अ सेकंड,
Z is said to be algebraic number if it satisfies a non-zero polynomial over QX. जैसे मैं Z लेता हूँ बच्चे I टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मैं Z को क्या लिख सकता हूँ? I can write Z as, yes, I can write Z square is equal to minus x square plus 1 का whole square. So this will look like, कैसे लिखा है, just a second. देखो बच्चे, मैंने कहा कि अलजेब्राइक नंबर एक ऐसा नंबर होता है कि अगर हम पॉलिनोमियल ओवर QX ले लें तो उसको सेटिस्फाई करे। जैसे मैं पॉलिनोमियल ओवर QX लेता हूँ, ये x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वाई इज दिस पॉलिनोमियल ओवर QX? क्योंकि इसके कोफिशिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं? Q से आ रहे हैं। अब अगर मैं x इक्वल टू आई लेता हूँ, मतलब z इक्वल टू आई लेता हूँ, तो पुट करो z इक्वल टू आई यहाँ पे। इफ यू पुट z इक्वल टू आई और z इक्वल टू माइनस आई, तो दोनों केसेस में ये सेटिस्फाई हो जाएगा पॉलिनोमियल, मतलब इसको सोल्यूशन वो सेटिस्फाई कर देगा। तो जो किसी भी पॉलिनोमियल ओवर QX का सोल्यूशन होता है वो अलजेब्राइक नंबर होता है। वैसे ही आप दूसरा पॉलिनोमियल ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2, सॉरी मैं 0 क्यों लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लीजिए, इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये उसका जीरो या सॉल्यूशन या रूट हम कह सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉलिनोमियल ओवर QX जो है उसमें हम x इक्वल टू आई पुट कर दे तो वो इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि उसका सोल्यूशन हो जाएगा, सेटिस्फाई इक्वेशन को करते हैं। तो ये पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल को जो भी नंबर सेटिस्फाई करेगा, किसी भी पॉलिनोमियल ओवर QX को जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई करेगा वो अलजेब्राइक नंबर होगा। और अगर पॉलिनोमियल ओवर QX को कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो ट्रांसीडेंटल नंबर होगा। वो क्या होगा? यानी जो अलजेब्राइक नहीं होगा वो ट्रांसीडेंटल नंबर होगा। वो भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। तो पहले हमने एक पॉलिनोमियल ओवर QX लिया, इसको सेटिस्फाई क्या कर रहा है? जो भी नंबर कोई पॉलिनोमियल ओवर QX, किसी भी पॉलिनोमियल ओवर QX को सेटिस्फाई करेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? दैट इज योर, सिंपली आप ले सकते थे z इक्वल टू आई लिया हमने, तो z स्क्वायर प्लस 1 इस तरह की पॉलिनोमियल है, z की इक्वल टू आई पुट करेंगे तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, z इक्वल टू माइनस आई भी इसका सोल्यूशन हो जाएगा। दैट मीन्स जो भी नंबर सोल्यूशन होता है पॉलिनोमियल ओवर QX का या QZ का, जो भी आप कहना चाहते हैं पॉलिनोमियल ओवर QZ, तो वो आपका क्या हो जाएगा? दैट इज योर अलजेब्राइक नंबर। इसी तरह से आप लीजिए पॉलिनोमियल ओवर Q z स्क्वायर माइनस 2, तो z स्क्वायर माइनस 2 लेंगे तो z इक्वल टू रूट 2 जब आप लेंगे, z इक्वल टू रूट 2, सो दिस विल सेटिस्फाई दिस, ठीक है ना? तो इसलिए रूट 2 भी क्या हो जाएगा? दिस इज आल्सो अलजेब्राइक नंबर। अब मैं आपको बताता हूं कि जो नंबर अलजेब्राइक नहीं होता है उसको हम ट्रांसीडेंटल कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे पाई है, ठीक है बच्चे, पाई जो है ना ये किसका सोल्यूशन होगा? दिस विल बी सोल्यूशन ऑफ z माइनस पाई, इसका सोल्यूशन होगा। बट दिस इज नॉट पॉलिनोमियल ओवर QZ, क्योंकि पाई जो है दिस इज इरेशनल नंबर, सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल ओवर Q। इसी तरह से E जो है दिस विल बी सोल्यूशन ऑफ Z माइनस E, ठीक है। इसी तरह से ये जो आपका नंबर आएगा रूट 2 रूट 3, ये किसका सोल्यूशन होगा? दिस विल बी सोल्यूशन ऑफ Z माइनस दिस, और ये जो है आपका ये रैशनल नहीं है, ये आपका रैशनल नहीं है, ये आपका रैशनल नहीं है। सो यू आर नॉट गेटिंग इट एज ए सोल्यूशन ओवर ए पॉलिनोमियल ओवर Q। तो इसलिए ये अलजेब्राइक नंबर नहीं होंगे बल्कि ये ट्रांसीडेंटल नंबर होंगे। कुछ रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। रिजल्ट्स क्या है? बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। सेट ऑफ ऑल अलजेब्राइक नंबर्स आर काउंटेबल। जितने भी अलजेब्राइक नंबर्स का अगर आप एक सेट कंस्ट्रक्ट करेंगे, सो दिस इज ए काउंटेबल सेट, सो देयर आर काउंटेबली मेनी अलजेब्राइक नंबर्स। सेट ऑफ ट्रांसीडेंटल नंबर्स इज अनकाउंटेबल, ये एक अनकाउंटेबल सेट होता है। सेट ऑफ ऑल अलजेब्राइक नंबर्स फॉर्म ए फील्ड, जो अलजेब्राइक नंबर्स का जो सेट होता है वो फील्ड बनाता है। सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ अलजेब्राइक नंबर इज अगेन एन अलजेब्राइक नंबर, ठीक है।
फाइन, ये क्योंकि फील्ड है तो ये तो होगा ही। इसी तरह से किसी भी अलजेब्राइक और ट्रांसीडेंटल नंबर का सम जो है वो हमेशा ट्रांसीडेंटल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर हम अलजेब्राइक प्लस ट्रांसीडेंटल नंबर का सम क्या लेते हैं, सपोज हम कहते हैं कि अलजेब्राइक नंबर है, ये क्या नंबर है, अलजेब्राइक नंबर। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि Z1 अलजेब्राइक था, Z2 ट्रांसीडेंटल था, लेकिन इनका सम क्या है, अलजेब्राइक। तो देखो बच्चे ये अलजेब्राइक नंबर है, अगर ये अलजेब्राइक नंबर है और Z1 भी अलजेब्राइक नंबर है तो अलजेब्राइक माइनस अलजेब्राइक क्या होगा, अलजेब्राइक। मगर ये तो Z2 के इक्वल हो जाएगा जो कि ट्रांसीडेंटल है, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। दैट मीन्स सम ऑफ एन अलजेब्राइक नंबर एंड ट्रांसीडेंटल नंबर कैन नॉट बी अलजेब्राइक बट दिस इज ए ट्रांसीडेंटल नंबर। इसी तरह से आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसीडेंटल इज ए ट्रांसीडेंटल। मतलब जो ट्रांसीडेंटल होता है वो अपना इफेक्ट छोड़ता ही छोड़ता है, क्योंकि अगर आप मान लेते हो ये अलजेब्राइक है ये ट्रांसीडेंटल है और इनका जो प्रोडक्ट है वो अलजेब्राइक है, सपोज आप कह रहे हो इनका प्रोडक्ट जो है जो भी पी है वो अलजेब्राइक है, तो इसका मतलब ये अलजेब्राइक है, Z1 इंटू Z2 अलजेब्राइक है। अब Z1 अलजेब्राइक था तो इसका मतलब 1/Z1 भी क्या हो जाएगा, अलजेब्राइक हो जाएगा। तो इसका मतलब Z2 अलजेब्राइक हो जाएगा, बट Z2 क्या है, दिस इज ट्रांसीडेंटल। अब बोलोगे सर आपने 1/Z1 कैसे लिए, क्योंकि बच्चे अलजेब्राइक नंबर जो है वो फील्ड बनाता है और हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो 1/Z1 एग्जिस्ट करेगा, Z1 कैंसिल होगा। दैट मीन्स ये भी अलजेब्राइक होना चाहिए था बट ये ट्रांसीडेंटल हो गया, विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। इसलिए एक अलजेब्राइक और ट्रांसीडेंटल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होता है, ट्रांसीडेंटल ही होता है। इसी तरह से a की पावर b, if a is not equal to 0 or 1, this is transcendental for a algebraic and b is, ठीक है, a की पावर b टाइप का कोई भी नंबर होगा where b is an irrational algebraic, b क्या होना चाहिए, irrational। if b is irrational तो a की पावर b, देखो कोई भी नंबर a की पावर b टाइप का वेयर बी इज इरेशनल, और हर इरेशनल नंबर जो है ना वो बच्चे अपने आप में क्या होता है, इरेशनल नंबर अलजेब्राइक भी हो सकता है और ट्रांसीडेंटल भी हो सकता है, लेकिन मैं इरेशनल अलजेब्राइक की बात कर रहा हूँ, वो वाले इरेशनल नंबर जो अलजेब्राइक होते हैं, जैसे √2 पीछे हमने देखा, दिस वाज सॉल्यूशन ऑफ x² - 2, सो दिस वाज इरेशनल बट दिस वाज अलजेब्राइक। तो कोई भी नंबर अगर आप a की पावर b की टाइप का लोगे, लेकिन a ना तो 0 के इक्वल होना चाहिए या 1, 0 और 1 को छोड़ के अगर कोई भी बेस हो तो उस केस में अगर आप उसकी रेज टू पावर b करते हो एज इरेशनल अलजेब्राइक तो वो भी ट्रांसीडेंटल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा। लेकिन अगर 0 और 1 बेस हो तब वो अलजेब्राइक होगा, और 0 और 1 के अलावा अगर कोई बेस हो और उसकी रेज टू पावर हम इरेशनल अलजेब्राइक करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसीडेंटल। जैसे देखो हमने यहाँ पे बेस ली है √2 और इसका हमने पावर लिया √3 विच इज इरेशनल अलजेब्राइक, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रांसीडेंटल। सिमिलरली √5 अपन रेज टू पावर √5, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 and 1, this √5 this is not equal to 0 and 1, and this power this is irrational algebraic, तो इसलिए a की पावर b ट्रांसीडेंटल हो गया, सो दिस इज ट्रांसीडेंटल। इसी तरह से e की पावर a where a is not equal to 0 and algebraic, this is again transcendental। अगर आपकी बेस e हो और a क्या हो, ना तो 0 हो और ना अलजेब्राइक हो, दो चीजें नहीं होनी चाहिए, ना तो 0 होना चाहिए ना अलजेब्राइक होना चाहिए, अगर इनके अलावा कुछ भी e की पावर होगी वो भी ट्रांसीडेंटल होगा, ठीक है। देखो जैसे e की पावर 1, e की पावर 2, ये नॉट इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इक्वल टू 0 एंड अलजेब्राइक। अगर e की पावर क्या ले लें हम a, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 बट इट इज अलजेब्राइक, a अलजेब्राइक तो है लेकिन नॉन जीरो अलजेब्राइक है, तो e की पावर समथिंग विच इज नॉन जीरो अलजेब्राइक तो वो भी क्या हो जाता है, ट्रांसीडेंटल। तो जैसे e की पावर हमने 1 लिया, 2 लिया, √2 लिया, √3, दे आर ऑल नॉन जीरो अलजेब्राइक, सो e की पावर नॉन जीरो अलजेब्राइक, दे आर आल्सो ट्रांसीडेंटल, ठीक है। बोला है प्रूव करो कि पाई इज ट्रांसीडेंटल। सपोज दैट पाई इज अलजेब्राइक, अगर हम मान लेते हैं कि पाई अलजेब्राइक है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट डज इट मीन। देखो हम पाई को कैसे, दिस इंप्लाइज, गौर से देखिएगा,
ई की पावर पाई आई को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। सो ई की पावर पाई आई हो गया -1, ई की पावर पाई आई क्या हो गया -1। सो दैट मीन्स, और ई की पावर पाई आई जो है ये क्या होता है, ये ट्रांसीडेंटल नंबर होता है। ये कौन सा नंबर होता है, ट्रांसीडेंटल नंबर होता है, क्योंकि पाई आई जो है आपका क्या होना चाहिए, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, और अल्जेब्राइक अगर ये होता है तो ये ट्रांसीडेंटल होता है। दैट मीन्स पाई आई जो है ये क्या हो जाएगा, अल्जेब्राइक। एम आई राइट? जस्ट अ सेकेंड। सपोज दैट पाई इज अल्जेब्राइक। अगर पाई अल्जेब्राइक है बच्चे, तो इसका मतलब पाई इंटू आई भी क्या हो जाएगा, पाई इंटू आई भी क्या हो जाएगा, अल्जेब्राइक। और अभी हमने कहा कि ई की पावर नॉन जीरो अल्जेब्राइक जो है वो क्या होता है, ट्रांसीडेंटल। इसका मतलब ई की पावर, मैं थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ, हमें प्रूव क्या करना है, पाई इज ट्रांसीडेंटल। मैं सपोज करता हूँ कि पाई इज अल्जेब्राइक, सपोज मैं मानता हूं कि ये ट्रांसीडेंटल नहीं बल्कि अल्जेब्राइक है, तो आई अल्जेब्राइक है, पाई भी अल्जेब्राइक है, तो पाई आई भी क्या होना चाहिए, अल्जेब्राइक। और ये नॉन जीरो है। अभी हमने पढ़ा कि ई की पावर जब हम पाई आई लेते हैं तो वो ट्रांसीडेंटल हो जाता है। इसका मतलब ई की पावर पाई पाई आई क्या होना चाहिए, ट्रांसीडेंटल। बट ई की पावर पाई आई तो -1 होता है, विच इज नॉट ट्रांसीडेंटल, विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब हमारी जो सपोजिशन है वही गलत है। हमारी सपोजिशन क्या थी, हमारी सपोजिशन ये थी कि पाई इज algebraic, दिस इज रॉन्ग। इसका मतलब पाई इज ट्रांसीडेंटल। ठीक है, फाइन। इसी तरह से बच्चे log a where a is not equal to 1 and algebraic is transcendental। अगर a नॉन यूनिटी हो, मतलब 1 को छोड़ के अगर a कोई भी वैल्यू हम ले लें, उसका log ले लें, तो वो भी ट्रांसीडेंटल हो जाता है। इसी तरह से sin n डिग्रीज, cos n डिग्रीज, दे आर ऑल algebraic। TIFR में क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देयर आर ओनली फाइनाइटली मेनी algebraic नंबर्स। गलत कह रहा है, क्योंकि हमने अभी देखा था काउंटेबली मेनी होते हैं। ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर algebraic। सबके सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, algebraic होते हैं। क्या ऐसा ट्रू है, इज दिस करेक्ट? इसी तरह से साइन पाई/3 प्लस ये जो है algebraic होता है। देखिए सेकंड, पाई एंड ई इज नॉट algebraic, therefore 2 is not correct। तो पाई और ई जो है हमें पता ही algebraic नहीं होते हैं, और ये रियल नंबर है, और हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। सो 2 इज नॉट करेक्ट, तो 2 तो सही नहीं होगा। साइन पाई/3 प्लस कॉस पाई बाई, क्या है ये, कॉस पाई/4, तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस 1/√2, विच इज algebraic। तो इसलिए थर्ड इज करेक्ट। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, क्योंकि बच्चे ये भी अलजेब्राइक है, ये भी अलजेब्राइक है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ओवर, आप देख सकते हो ना, z इज इक्वल टू √3/2। इसका जब आप स्क्वायरिंग करोगे ये आ जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा 4z² -3 इक्वल टू 0। सो दिस इज ए सोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल ओवर क्यूब। इसी तरह से 1/√2 को ले लो, z स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, स्क्वायरिंग दिस इज इक्वल टू 1/2, तो ये हो जाएगा 2z² -1 इक्वल टू 0। सो दिस इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ ए पॉलिनोमियल ओवर क्यूब। तो ये भी क्या हो जाएगा, और दो अलजेब्राइक नंबर का जो सम है वो भी अलजेब्राइक होता है। तो ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सर अलजेब्राइक गलत, देयर आर ओनली फाइनाइट मेनी अलजेब्राइक गलत, और ये क्योंकि ठीक है तो नन ऑफ दीज तो होगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर अलजेब्राइक, देखो बच्चे ये अलजेब्राइक है, ये अलजेब्राइक है, तो इनका सम भी अलजेब्राइक हो जाएगा। अच्छा, 4 की पावर 1/3 -2 आयोटा, के बारे में क्या ख्याल है, लेट्स सी। ये हो जाएगा बच्चे 2 की पावर स्क्वायर की पावर 1/3, ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3। ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा था, दिस इज अलजेब्राइक, दिस इज अलजेब्राइक, तो इनका जो सम है वो भी अलजेब्राइक हो जाएगा। और इसमें देखिए ये क्यों अलजेब्राइक है, मान लो ना z इज इक्वल टू 4 की पावर 1/3, क्यूब करो बोथ साइड, सो z³ इज इक्वल टू 4, so z³ -4 is equal to 0। so this is a what,
z क्यूब माइनस 4 ये था ना हमारे पास, z इज इक्वल टू 4 की पावर 1/3, सो z क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 4, so z cube minus 4 is equal to 0, so this is also a solution over polynomial, ठीक है, so this is also a solution over a polynomial, ठीक है, फाइन, ओके, तो ये अलजेब्राइक है, ये भी अलजेब्राइक है, तो इनका ये जो डिफरेंस भी अलजेब्राइक है, ये भी अलजेब्राइक है, ये ट्रांसीडेंटल है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चे आज के लिए काफी है, आज हमने कुछ देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उनके एडिशन कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है, अलजेब्राइक नंबर क्या होता है, ट्रांसीडेंटल नंबर क्या होते हैं। सो दिस वाज द बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। We will be doing complex analysis at full speed in our coming lectures. Thank you so much and have a nice day.